नमस्कार। डीडी बिहार के कार्यक्रम सरोकार में आपका स्वागत है। नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का वादा करती है। नई शिक्षा नीति में युवाओं को कौशल की भी शिक्षा दी जा रही है। कौशल के साथ कोशिश ये है कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। नई शिक्षा नीति कितनी कारगर है ज़मीनी स्तर पर? क्या युवाओं के सपने सच में नई शिक्षा नीति से आकार ले रहे हैं? आज सरोकार में इसी की चर्चा होगी और आज हमारा जो विषय है वो है नई शिक्षा नीति और युवा। और इस विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए, गहराई से इस विषय की जो मजबूत पक्ष है और इसका जो कमज़ोर पक्ष है, दोनों को बताने के लिए हमने खास विशेषज्ञ अतिथियों को आमंत्रित किया है। सबसे पहले हम इनका परिचय आपसे करवा देते हैं। मेरे ठीक दाहिनी ओर मौजूद है ओम प्रकाश राय जी। ओम प्रकाश राय जी प्राचार्य हैं लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर के। ओम प्रकाश राय जी के ठीक बगल में मौजूद हैं डॉक्टर प्रद्युमन कुमार सिंह जी। प्रद्युमन कुमार सिंह जी प्राचार्य हैं केंद्रीय विद्यालय बेली रोड पटना के। और उनकी दाहिनी ओर मौजूद हैं डॉक्टर मनीषा प्रकाश। डॉक्टर मनीषा प्रकाश मास कम्युनिकेशन के विभागाध्यक्ष हैं आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय पटना की। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि हमने बताया कि नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल है, एक व्यापक पहल है और इससे क्या बदलाव आ रहे हैं और छात्रों को अगर मुश्किलें आ रही हैं तो कहाँ नई शिक्षा नीति में मुश्किलें आ रही हैं, स्कूल में नई शिक्षा नीति कितनी कारगर है, इन तमाम पहलुओं पर हम व्यापक और विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे डॉक्टर ओम प्रकाश राय जी से। ओम प्रकाश राय जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो नई शिक्षा नीति है इसमें ये बात होती है कि भाई नई शिक्षा नीति आ गई, लेकिन नई शिक्षा नीति आने की वजह क्या थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है नई शिक्षा नीति का? बहुत बहुत धन्यवाद आपको विवेक जी। ये बहुत समसामयिक मुद्दा जिससे जुड़ा हुआ पूरा देश में जो बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा उसके लिए जो सतत प्रयास न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा किया गया, इसका मूल भावना ये है जो बच्चे लोगों को ऑलराउंडर बनाया जाए, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, वो एडोन कोर्स भी ले, अपना विषय तो पढ़े ही, साथ साथ सब विषय की जानकारी जिससे वो यूपीएससी हो बीपीएससी हो उसको compete कर सकें। क्योंकि अब वहाँ भी एक सब्जेक्ट हुआ करता था, अब लेकिन आपको जो है जो सर्वांगीण विकास के लिए जीके जीएस जानने के लिए आपको सब विषय को जानना होगा और आपको कौशल विकास के क्षेत्र में भी व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करनी होगी। तो अब जो है सिलेबस में आप लोगों को जानकर बेहद खुशी होगी कि केंद्र सरकार का ये जो योजना है ये ज़मीनी स्तर पर जब अगर अच्छे ढंग से उतर जाएगी तो वैश्विक स्तर पर हमारे मानव संसाधन compete करने के लिए सबल स्थिति में होंगे। चलिए, तो वैश्विक स्तर पर जो हमारे छात्र हैं वो विश्व के जो छात्र हैं उनसे compete करने के लिए तैयार होंगे। नई शिक्षा नीति ये मौका उन्हें मुहैया करा रही है। स्कूली बच्चों में क्या प्रभाव है नई शिक्षा नीति का, ये जानने की कोशिश हम करते हैं प्रद्युमन कुमार सिंह जी से। प्रद्युमन कुमार सिंह जी, नई शिक्षा नीति की चर्चा यहाँ हो रही है, तो जो स्कूली छात्र हैं उन पर नई शिक्षा नीति से स्कूलों में क्या बदलाव आ रहा है, छात्रों में क्या बदलाव आ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है स्कूली एजुकेशन सिस्टम का? सबसे पहले मैं दूरदर्शन केंद्र का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के मेगा प्रोजेक्ट, उनका जो ड्रीम है शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने के लिए, और 21वीं सदी का ये सबसे बड़ा महान क्रांति होगा शिक्षा के क्षेत्र में यदि ये सही तरीके से उसी विजन के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सारे प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के तालमेल से इसको अच्छे तरीके से विद्यालयी स्तर पर लागू करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चल रहे थे वहाँ पे हम डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और जिस स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं था वहाँ पे अब इंटरेक्टिव पैनल से पढ़ाई किया जा रहा है। एजुकेशन को डिजिटलाइज करना के प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है और लैब को सुदृढ़ किया जा रहा है, स्मार्ट क्लासरूम बनाए जा रहे हैं और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। और जो रोट लर्निंग था, जो रटने की पद्धति पर आधारित था, उसको विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत अब समझ आधारित शिक्षा पर आधारित करने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। इसमें बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाना है। क्लास 1 और 2 के बच्चों को, बाल वाटिका के बच्चों को किसी प्रकार का होमवर्क नहीं दिया जाना है और उनको क्लासरूम में ही समझा के भेजना है। चूँकि मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि पूरे विश्व में होमवर्क डिलीवर करने में या देने में, असाइन करने में भारत के शिक्षक नंबर 1 पे हैं।
तो उसको कंट्रोल करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किया गया है कि प्राइमरी तक के बच्चों को सप्ताह में 1 से 2 घंटे से ज़्यादा का होमवर्क नहीं दिया जाए और आगे की क्लासें में सीनियर सेकेंडरी क्लास में भी 1 से 2 घंटे प्रतिदिन किया जाए। तो इस तरीके से उनको समझ आए, इसलिए मदर टंग को बढ़ावा देने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रावधान किया गया है कि प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी क्लासेस में, खास करके बाल वाटिका से लेकर 5वीं कक्षा तक बच्चों को उसके मातृभाषा में या जिस स्टेट का है उसके लोकल लैंग्वेज में अगर हम सिखाने का प्रयास करते हैं, मिलाकर जो शिक्षा है नई शिक्षा नीति में उसे हम रुचिकर बनाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले तो कि रुचिकर बनाने की कोशिश की गई कि भाई रुचिकर हो, और जो नई तकनीक है, जो डिजिटलीकरण जिस तरह से हो रहा है, डिजिटल शिक्षा जिस तरह से हो रही है, तो जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसका भी समावेश नई शिक्षा की नीति के तहत किया गया है। मनीषा प्रकाश जी से हम जानना चाहेंगे। मनीषा जी, आप लगातार पत्रकारिता पढ़ाती हैं छात्रों को, मास कॉम पढ़ाती हैं, मास कॉम से जुड़ी हुई हैं, अभी उपाध्यक्ष भी हैं, तो ये आपके नज़रिए में, आप चूँकि एक पत्रकार भी हैं, रही हैं, तो क्या लगता है कि जो क्या वैश्विक स्तर पर जो नई शिक्षा नीति आई है, वैश्विक स्तर पर हम कितने तैयार हैं उनसे मुकाबला करने के लिए नई शिक्षा नीति की बात करें तो? बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए और मुझे आज मौका देने के लिए, इतने डिस्टिंग्विश्ड पैनल में डिस्कशन का मुझे आज मौका मिला है। नई शिक्षा नीति के कई जो उद्देश्य हैं उनमें से एक है 21वीं सदी के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करना, और इसका मुख्य फोकस है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। और मैं यहाँ पर अगर जाने माने जो विचारक और दार्शनिक कृष्णमूर्ति जी का एक कोट करना चाहूँगी। उन्होंने कहा था कि व्हाट इफ़ वी गेट a child gets an education and ends up adding a series of letters to his name, but in the whole process if the person becomes dull, weary and stupid, so what is the process of getting an education which adds degrees to you but in the end you do not develop as a human being? एक और बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही थी कि शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो ये होना चाहिए कि कैसे सोचना है, ना कि क्या सोचें। तो जब नई शिक्षा नीति को जब मैंने पूरा अध्ययन किया तो देखिए उसके सार में ये है कि कैसे एक स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उसका संपूर्ण सर्वांगीण विकास हो, इसकी ओर पूरा फोकस है नई शिक्षा नीति का। कई सारी बातें हैं। आपने कहा वैश्विक स्तर से कैसे तैयार करेंगे हम युवाओं को, तो एक चीज़ जो बहुत मिसिंग थी हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो है कि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करना। रोट लर्निंग जैसे कि सर ने कहा, उसके बजाय कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, और कि कैसे कोई स्टूडेंट अपने आप को किसी विषय पर उस तरह से सोच समझ कर कुछ बात कह सके। एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में भी उसी अनुसार चेंजेस लाएं, समेटिव असेसमेंट के बदले फॉर्मेटिव असेसमेंट की हम बात करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और फिर मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्ज़िट, या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं। अगर हम देखें तो हमारे देश में ऐसे जैसे ह्यूमैनिटीज़ के विषय, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सब चीज़ें धीरे धीरे इसके प्रति रुझान पिछले कई दशकों में कम हुआ। आज आप देखेंगे कोई इकोनॉमिक्स, कोई जाने माने इकोनॉमिस्ट या हिस्टोरियन, सबकी उम्र 60-70 से पार है। एक वैसे विषयों में बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पा रहा है। तो ये जो एक फिर से ये मौका मिल रहा है कि कोई साइंस का भी स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज़ के भी विषय पढ़ पाए, जो कि अन्य देशों में पहले से ये सब किया जा रहा है। फिर क्रेडिट ट्रांसफ़र का सिस्टम, ये सारी चीज़ें ये मौका दे करके, मान लीजिए किसी स्टूडेंट की पढ़ाई किसी ख़ास वजह से अगर रुक गई है बीच में, तो उसके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है सिस्टम, जिसको यूज़ करके कोई स्टूडेंट अपनी अगर ब्रेक लग गई है पढ़ाई में तो उसको फिर से कंटिन्यू भी कर सकता है। तो ऐसी कई बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। फिर मातृभाषा की भी बात की कि शुरुआती वर्षों में मातृभाषा में अगर बच्चे को पढ़ाया जाए तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं कि अगर स्टूडेंट की होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, वो खुद उस तरह से उसका जो नया आया है 5+3+3+4 और उसके बाद फिर 4 ईयर का यूजी और उस तरीके से,
तो एक जो बहुत जल्दी 3 साल की उम्र से, जबकि कहा जाता है कि 6 साल तक बच्चे का पूरा ब्रेन डेवलप कर जाता है, और वो ऐसे ईयर्स होते हैं जब आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है कि एटलीस्ट हम इन सब चीज़ों पर बात कर रहे हैं। चैलेंजेस बहुत हैं। चलिए, तो बहुआयामी हाँ। जो है नई शिक्षा नीति कहीं ना कहीं जो बहुआयामी प्रतिभा छात्रों को दे रही है, और इससे वैश्विक स्तर पर हम तैयार हो रहे हैं। हाँ जी जी। एक बड़ा गैप एक देखा जाता रहा है भारत में कि जो ग्रामीण शिक्षा पद्धति है, ग्रामीण और शहरी छात्रों के बीच एक बड़ा अंतर रहता रहा है। ओम प्रकाश जी से हम जानना चाहेंगे, ओम प्रकाश जी, ये जो खाई है एक ग्रामीण छात्रों की, शहरी छात्रों की, तो नई शिक्षा नीति में इसके लिए क्या खास प्रावधान किए गए हैं, और क्या लगता है आपको कि ये जो खाई बनी हुई थी काफ़ी पहले से, कि भाई जो गांव में रहते हैं जो छात्र और जो शहरों में रहते हैं उनके बीच एक लंबी खाई दिखती रही है कहीं ना कहीं, तो क्या जो नई शिक्षा नीति है इसमें क्या प्रावधान है, और नई शिक्षा नीति के आने से क्या लगता है कि ये खाई पाटी जा रही है या पाटी जा सकेगी? अवश्य ये खाई पाटी जाएगी। अभी जो हमारे मित्र जो पैनल में प्रद्युमन जी आपको बताए, जो आईटी के क्षेत्र में भी इतना विकास हुआ है देश में, इंटरेक्टिव पैनल के द्वारा, स्मार्ट क्लासरूम के द्वारा, और शिक्षक को ट्रेनिंग पर बहुत जोर दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। जो गांव के भी जो शिक्षक होंगे उनको भी ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर करा के इस ढंग से तैयार किया जाए जो वो शहर के छात्रों के जैसे compete कर सकें। साथ साथ उनको और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में छात्रों को और उनको एक्सकर्शन टूर पर ले जाने का प्रोविज़न है, जो देश दुनिया में क्या हो रहा है वो भी जान सके। इसलिए मुझे तो लगता है स्कूल की संख्या बढ़ाने का सरकार का जो योजना है वो। दूसरा, वो शिक्षा ऋण की व्यवस्था की गई है केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरा है जो स्कॉलरशिप, उन लोगों को छात्रवृत्ति देने का भी प्रोविज़न किया गया। ये सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस ढंग से है जिससे गांव के जो छात्र होंगे वो शहर के छात्र से भी ज़्यादा अच्छा करें, क्योंकि उनकी क्षमता स्ट्रगल करने की ज़्यादा होती। चलिए, तो नई शिक्षा नीति में कहीं ना कहीं ये प्रावधान भी किए गए हैं कि जो गांव के छात्र हैं और जो शहर के छात्र हैं उनके बीच जो खाई रहती रही है, उनके बीच जो दूरी रहती रही है, उसे पाटी जा सके और दोनों मिलकर एक बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सके। इसकी मुकम्मल व्यवस्था, इसकी मुकम्मल प्लानिंग जो है नई शिक्षा नीति के तहत की गई है। एक खास बात, अगर नई शिक्षा नीति की जब चर्चा होती है तो चर्चा होती है 5+3+3+4 की, जैसा कि इससे पहले भी मैम ने यहाँ पर बताया। तो नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का ढांचा बच्चों के प्राथमिक शिक्षा के लिए किस तरह से जो है वो क्या मायने रखता है, कितना फ़ायदेमंद है, ये हम जानना चाहेंगे प्रद्युमन जी से। प्रद्युमन जी, ये जो है कि भाई जो 5+3+3+4 ये प्राथमिक एजुकेशन के लिए खास तौर से कितना फ़ायदेमंद दिखता है आपको? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। अभी भी पेरेंट्स के बीच में कहीं कहीं से कॉल आता रहता है कि एक सिस्टम को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। तो ये 10+2 सिस्टम जो हमारा पहले से था, 34 साल से चला रहा था, उसको रिप्लेस किया है और 5+3+3+4 सिस्टम लागू करने का मतलब है, पहला जो 5 है, फर्स्ट 5 बताता है कि पहला 3 साल जो है वो प्री स्कूलिंग है, जो पिछले 10+2 सिस्टम में वो नहीं था, लैकिंग था ये। यानी बच्चे 3 साल के उम्र में ही विद्यालय में नामांकन ले सकते हैं, जिसका नाम है बाल वाटिका, या स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारे प्ले स्कूल रन कर रहे हैं। प्ले स्कूल ही वो है, मोंटेसरी है, वो सेम नाम अलग अलग है लेकिन सेम चीज़ है। तो बाल वाटिका 1, 2, 3 है। 1 में 3 साल के बच्चों का, 3 से 4 साल के बच्चे आते हैं, और बाल वाटिका 2 में 4 से 5 साल के, और 3 में 5 से 6 साल के बच्चे आते हैं। तो उनका 3 साल का प्री स्कूलिंग है, और 1 और 2 क्लासेज मिला के 5 ईयर होता है। उसके बाद 3, 4, 5, तो नेक्स्ट जो 3 है वो उसमें 5वीं तक के बच्चे आए। उसके बाद नेक्स्ट जो 3 है उसमें 6, 7 और 8 क्लास के बच्चे आते हैं, और फिर लास्ट में जो 4 साल है वो 9th, 10th, 11th और 12th क्लास के बच्चे उसमें शामिल किया जाता है। यही कंसेप्ट है इसमें 5+3+3+4 सिस्टम में। क्या लगता है, कितना फ़ायदेमंद लगता है ये जो सिस्टम बनाया गया है? ये सिस्टम बहुत ही कारगर है। 5+3+3+4 सिस्टम। पहला तो ये है कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कब से मांग चल रही थी एसोसिएशन की, टीचर एसोसिएशन की, पेरेंट्स की, इसकी जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च किया जाना चाहिए। तो अभी जीडीपी का 6% एजुकेशन पे भारत सरकार द्वारा खर्च किया जा रहा है। अब इससे मूलचूल परिवर्तन आने वाले 5 से 10 सालों में दिखाई देने लगेगा।
ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 2030 तक 100% करने का टारगेट है और इसको आपको दिखने लगेगा। और कोई भी बच्चा जो ड्रॉप आउट को जीरो करने का उद्देश्य है, ये सारी चीज़ों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। और चूँकि हम बड़े क्लासों में देखते हैं, बोर्ड क्लास में 10th और 12th के बच्चों के लिए रेमेडियल क्लास का आयोजन करते हैं या उनको स्पेशल कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, स्कूल में टीचर को रोकते हैं, वो ऐसी नौबत नहीं आए, इसलिए बेस मजबूत करने के लिए जो FLN है वो लागू किया गया है और उस पर काम किया जा रहा है। लैंग्वेज और नंबर सिस्टम को और मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बच्चे का जो समझ है विकसित हो। और अभी मैंने इससे पहले बताया कि मदर टंग में मातृभाषा में प्राइमरी स्कूल के बच्चों को सिखाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। बात करेंगे आगे, हम मातृभाषा पर भी चर्चा करेंगे। मनीषा प्रकाश जी के पास हम चलते हैं। मनीषा जी, अभी चर्चा हुई कि भाई जो नींव है उसे मजबूत करने की कोशिश नई शिक्षा नीति में पुरजोर तरीके से की गई है, अच्छे तरीके से की गई है कि भाई नींव जो है वो मजबूत हो, प्राइमरी बेस मजबूत हो और वहाँ मजबूत नींव अगर मजबूत होगा तो जो कंगूरा होगा वो खुद ब खुद मजबूत होगा। डिजिटल युग में हम जी रहे हैं मनीषा जी, और आप पत्रकारिता भी पढ़ाती रही हैं, डिजिटली चीज़ों से रोज़ आपका जो है नाता वहाँ पर जुड़ता रहा है। तो डिजिटल शिक्षा के जो प्रावधान किए गए हैं नई शिक्षा नीति में, इसे किस तरह से देखती हैं आप? नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात कही गई है, प्रौढ़ शिक्षा की भी बात है, खैर वो एक अलग तरीके से उसमें प्रावधान है। बट कोई किसी की पढ़ाई किसी वजह से अगर छूट गई है या कोई ऐसी बात है तो उसको वो पूरी तरह से, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं जिसके तहत आप अपना एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और डिजिटल एजुकेशन आज के समय की मांग है। आज जिस तरह से डिजिटल डिवाइसेस का पेनिट्रेशन है हर जगह, हर तबके में, गांव हो, शहर हो, और हर जगह, तो कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर की जा रही हैं कि डिजिटल डिवाइसेस को किस तरह से आप एक एजुकेशन टूल की तरह यूज़ करेंगे। और हम नई शिक्षा नीति डिजिटलीकरण शिक्षा पर पूरा जोर देती है। जैसे कि हमारे पैनल के अन्य सदस्य बता रहे थे कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को उस तरह से बिल्ड किया जा रहा है। इवन ATIs जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको भी अब बिना डिजिटल टूल के स्टडी करना बिल्कुल अब एक पुराने ज़माने की बात हो गई है। कोई शायद ही अगर कुछ इलाकों को छोड़ दे तो ज़्यादातर इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने एजुकेशन में। प्लस ये जो इवन प्राइमरी स्टेज से ही कि बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाए, लर्निंग दी जाए, वो ऐसे स्किल सीखें, उसके लिए भी काफ़ी फोकस है हमारे इस पॉलिसी में। और कोरोना के समय ये 2020 में आया था, उस समय बिल्कुल कोरोना का दौर था और उसी समय से देखा गया कि कैसे डिजिटल एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उसका एक बड़ा विस्तार हुआ डिजिटल हाँ, लर्निंग विस्तार हुआ और लोगों ने उस चीज़ को समझा कि एक ऐसे समय में जो कि अनइमेजिनेबल था, उस समय भी एजुकेशन को कंटिन्यू रखा गया। हालांकि उसके दो पक्ष हैं, डिजिटल डिवाइड की भी हम बात करते हैं कि लेकिन फिर एक तरफ एक बहुत जो अहम शब्द न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है वो इक्विटी का है, समावेशी शिक्षा। तो डिजिटल डिवाइड तो एक बड़ा मुद्दा है ही कि उसको गैप कैसे ब्रिज किया जाए, इसके लिए भी प्रावधान किए जा रहे हैं। कई तरह के ऐसे उसमें चीज़ें दी हुई हैं कि किस तरह से फेज़ वाइज इस पर काम किया जाएगा। चलिए, तो समावेशी शिक्षा का जो प्रावधान है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो नई शिक्षा नीति में किया गया है कि सबको एक समावेशी शिक्षा मिल सके। ओम प्रकाश जी से जानते हैं। ओम प्रकाश जी, समावेशी शिक्षा की यहाँ पर अभी बात हुई, लेकिन अगर हम बात करते हैं कौशल आधारित शिक्षा की, क्योंकि एक देखते हैं हम कि जो शिक्षा की पुरानी पद्धति थी तो एक लंबी फौज जो है बेरोजगारों की लगा करती थी, लेकिन अभी जिस तरह से एक प्रावधान किया गया कि भाई जो शिक्षा होगा वो कौशल आधारित शिक्षा होगा, इसे किस तरह से देखते हैं आप? ये अभी समय की मांग है कौशल, क्योंकि हर को सरकारी ही नौकरी नहीं मिल सकता है, इसलिए हम अपने बच्चे को जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बनाने के लिए तैयार करें। तभी ये बच्चे लोगों को एड ऑन कोर्स साथ साथ देने की जो व्यवस्था की गई है। एक सब्जेक्ट के का तो उसे विशिष्ट ज्ञान हो ही, लेकिन और सब्जेक्ट भी वो पढ़े। और जैसे पुराने शिक्षा पद्धति में भी जो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कॉलेज में, स्कूल में जो बागवानी से लेके और विभिन्न प्रकार का शिक्षा दी जाती थी, उसी ढंग का उसका नया रूप इसमें है। हर बच्चे को गांधी की परिकल्पना थी, बुनियादी शिक्षा
तो इस पर काम की गई है। इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राजभवन मिलकर बहुत ही नए ढंग से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 4 इयर्स डिग्री कोर्स का कॉलेज में हो या स्कूल के स्तर पर हो, बच्चे लोगों को ट्रेनिंग ऐसा दिया जा रहा है, और जो वो लड़का अपना कोई काम स्टार्टअप शुरू करना चाहे तो वो भी कर सकता है। वो अपना कोई नया विषय को जानने के चलते हो, अपना एक विषय जाने और दूसरे विषय से समावेश कर उसके सोचने की क्षमता, उसको सपना जो देखने का जो कहा जाता था कलाम साहब को, जो सपना देखो, उस सपना को साकार कैसे कर सके, इसका बहुत प्रावधान किया गया। हम चाहते हैं जो ये जमीन पे उस ढंग से उतर जाए। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ हम शिक्षक सारे लोग लग के इस ढंग से इसको, जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसको बच्चे तक सही ढंग से पहुँच। चलिए, तो कौशल विकास को पर भी काफ़ी जोर दिया गया है, काफ़ी प्रमुखता दी गई है कौशल विकास की, कि भाई शिक्षा के बाद आप बेरोजगार न रहें, शिक्षा के बाद आपको इज्जत की रोटी मिल सके, आप अच्छे सम्मान की जीवन जी सकें, आप अपना उद्यम स्थापित कर सकें, इसकी भी व्यवस्था, इसकी भी इसे भी पॉइंट आउट किया गया है नई शिक्षा नीति के तहत। नई शिक्षा नीति में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है, वो है कि भाई जो छात्र हैं उन्हें अपनी मातृभाषा में भी शिक्षा मिले, उन्हें अपनी भाषा में शिक्षा मिले। ये हम जानते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रद्युमन जी से हम जानना चाहेंगे। प्रद्युमन जी, जैसा आपने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया कि भाई अब जो शिक्षा मिल रही है उसमें एक बड़ी बात ये हुई है कि मातृभाषा में शिक्षा देने पे एक जोर दिया गया है, जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें। तो इसे कितना प्रभावशाली मानते हैं आप, इससे कितना बदलाव देखते हैं शिक्षा में? मातृभाषा, जैसे कि आप नाम से ही इसका है, मदर लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा या पहली शिक्षा घर से ही शुरू होता है बच्चों को, और वहाँ से ही बहुत सारा चीज़ सीखते हैं। तो अगर वो माँ की भाषा में, मदर टंग में ही अगर सिखाने का प्रयास किया जाता है तो उनका जो समझ है वो ज़्यादा डेवलप होता है, और किसी कंसेप्ट को वो समझ पाते हैं, ग्रैप्स कर पाते हैं। जैसे लैंग्वेज कोई ज्ञान नहीं है, वो एक माध्यम है। फिजिक्स पढ़ना है तो हमें भाषा ज़रूरी है, बिना भाषा के हम आपसे बात भी नहीं कर सकते हैं या समझ ही नहीं सकते हैं आप क्या पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं। तो चाहे मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है, उसमें लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम किसी बच्चे पे लैंग्वेज को थोप देते हैं, जैसे उसको बोल देते हैं इंग्लिश ही पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, और वो असमीज बोलने वाला बच्चा है, उड़िया बोलने वाला है, गुजराती भाषा जानने वाला बच्चा है, तो अगर हम पढ़ाते भी इंग्लिश में है, हिंदी में है, तो अंदर मन में उसको ट्रांसलेशन चलता रहता है, ट्रांसलेट करता है अपनी लैंग्वेज में ही। यदि हम डायरेक्ट उसको अपनी लैंग्वेज में एटलीस्ट प्राइमरी क्लास तक पढ़ाते हैं तो उसको समझने में बहुत ही आसानी होगी, और उसका जो समझ आधारित शिक्षा का कंसेप्ट है वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नॉलेज है, वो हम प्रोवाइड करने में सफल होंगे, और आगे चल के उसका जो आधार है वो बहुत ही मजबूत होगा। जैसे फाउंडेशनल स्टेज में इसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वो आगे चल के हायर एजुकेशन में, या हम और 6 to 8 में जैसे हम स्किल सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं या प्रैक्टिकल चीज़ें कोई चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, थियोरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं, हायर एजुकेशन में ले जाते हैं, तो उतना समृद्ध हो जाएगा कि रोट लर्निंग की ज़रूरत नहीं होगी, कंसेप्ट उसका डेवलप हो जाएगा। तो इसी पे आधारित है उसको कि मदर टंग में पढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है, और इससे मातृभाषा में जब छात्र शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आसानी से वो जो तकनीकी पढ़ाई है उसे ग्रहण कर सकेंगे, उसे सीख सकेंगे, समझ सकेंगे। इस पर जोर देने की कोशिश नई शिक्षा नीति के तहत की गई है। अगर हम नई शिक्षा नीति की बात करते हैं या समाज के विकास की बात करते हैं तो आधी आबादी की चर्चा करना लाजमी हो जाता है। आधी आबादी यानी छात्राओं की बात अगर हम कर लें, महिलाओं की बात अगर हम कर लें, तो छात्राओं की को किस तरह से फोकस करता है, छात्राओं को कैसे आगे बढ़ा रहा है नई शिक्षा नीति, इस पर हम जानेंगे मनीषा जी से। मनीषा जी, अगर हम बात करते हैं कहीं भी कि भाई समाज का उत्थान हो तो आधी आबादी की चर्चा लाजमी हो जाती है, तो नई शिक्षा नीति में छात्राओं के कैरियर को लेकर, छात्राओं के विकास को लेकर, छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जाए, उसके लेकर क्या खास प्रावधान हैं? एक जेंडर इंक्लूजन फंड की बात की गई है, ताकि 100% इनरोलमेंट स्कूल्स में हो सके। स्कूल्स को सेफ और सिक्योर कैसे बनाया जाए, इसकी भी चर्चा है। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, कि सेफ्टी, अनलेस जो गर्ल चाइल्ड है वो अपने जहाँ स्कूल जा रही है
वहाँ पर सेफ महसूस करें। तो और उसका काफ़ी कम्युनिटी का भी दबाव होता है, पेरेंटल प्रेशर भी होता है जो गर्ल चाइल्ड को घर से बाहर नहीं निकलने। तो सेफ्टी सिक्योरिटी की चर्चा की है। और आप जैसे जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो उसमें इनडायरेक्टली आप हर समाज के हर तबके, वहाँ ट्रांसजेंडर की भी बात हो रही है, वहाँ आबादी की बात हो रही है, वहाँ दिव्यांग की भी बात हो रही है। और इस तरह से आप कहें कि इंक्लूसिव कैसे जो गर्ल चाइल्ड है, जो छात्राएं हैं, उनको किस तरह से समृद्ध, और ऐसे कई जगह आप देखेंगे कि उस तरह के प्रयोग किए, जैसे हमारे बिहार में ही जो बालिका शिक्षा योजना ही थी पूरे, तो उस तरह की योजना को प्रोत्साहन देने की भी बात की गई है। उनको फ्री यूनिफॉर्म या उस तरह के जो रिसोर्सेज चाहिए वो उपलब्ध कराने की। जी, ये एक आंकड़ा आया है जिसमें ये दिखा जाता है कि भाई जो बालिकाएं हैं वो कई बार ड्रॉप आउट स्कूल से जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है छात्राओं का खास तौर पर। तो इसको लेके क्या खास प्रावधान है क्या इस नीति में, एक ड्रॉप आउट ना हो सके? वो एक कम्युनिटी लेवल पर एक एक्सरसाइज किया जा रहा है कि कैसे उसमें पूरा एक डिस्क्रिप्शन है कि कम्युनिटी के जो वॉलंटियर्स होंगे वो किस प्रकार वो कम्युनिटी के पास, समुदाय के पास जा कर के प्रेरित करेंगे कि बालिकाएं जो हैं वो अपना शिक्षा अधूरा नहीं छोड़ें और उनकी पढ़ाई कम से कम इन कारणों से न छूटे कि जिन कारणों को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक उस तरह के कई सारे ऐसे प्रयास करने की भी बात की गई है कि कैसे जो गर्ल स्टूडेंट्स का जो पढ़ाई बीच में टूट जाता था, वाकई कई सारे कारणों की वजह से, कई बार इस कारण से भी वो पढ़ाई नहीं करें कि स्कूल में उस तरह के सेपरेट, जैसे बहुत बेसिक सी फैसिलिटी के सेपरेट टॉयलेट्स नहीं हैं। तो उसको देख करके उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई कि ये जो जेंडर गैप ना हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर हो या कोई और कारण हो, सोशियो इकोनॉमिक कोई रीज़न हो, इसको भी एड्रेस करने की बात की गई है कि किसी भी वजह से गर्ल चाइल्ड अफेक्टेड नहीं हो कि वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकती। पूरा ध्यान रखा गया है कि जो छात्राएं हैं वो किसी कारण से बीच में स्कूल ना छोड़ें, वो स्कूल की ओर आए, पढ़ाई करें, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर जो सामाजिक समीकरण की बात हो, सबका एक सामंजस्य किया गया है नई शिक्षा नीति में। हम ये जानना चाहेंगे ओम प्रकाश जी आपसे कि बात यहाँ पर हुई कि भाई बालिकाएं जो हैं उनकी तादाद बढ़ेगी, इसकी मुकम्मल कोशिश की गई है, इसका मुकम्मल प्रयास किया गया है नई शिक्षा नीति में। अगर हम बात करते हैं आर्थिक रूप से जो कमज़ोर छात्र हैं, वैसे भी छात्र हैं जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तो इसे किस तरह से रखा गया है कि वो एक मुख्यधारा में आ सकें, वो पढ़ाई कर सकें और उनकी पढ़ाई बीच में न छूटे। जो कमज़ोर वर्ग से आते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उन पर क्या प्रयास, इस पर संक्षेप में बताएं। इसके लिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार की तो पहले से ही योजना है, लेकिन इसमें जो बहुत बढ़िया मनीषा जी आपको बताएं, जो उसके लिए वॉशरूम की व्यवस्था हो, जागरूकता समाज में फैलाई जाए, स्कूल का और पेरेंट्स मीट कराया जाए जिससे कि वो बच्चियाँ आ सकें। और यहाँ तो 50,000 रुपये बिहार सरकार के द्वारा पर स्टूडेंट को दिया जा रहा है आज के दिन भी। तो इस ढंग की व्यवस्था है और छात्राओं को को एजुकेशन में भी निर्भय होके गुड गवर्नेंस और जीरो टॉलरेंस की जो बात है, लॉ एंड ऑर्डर अगर सही रहेगा, जो गरीब तो छात्र हैं जिनके पास आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, उनके लिए क्या प्रावधान? उनके लिए प्रावधान वो 50,000 रुपये का स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, पोशाक योजना की बात आपको मनीषा जी बताएं, और बहुत सारे उसको पुस्तक देने की व्यवस्था है। तो बच्चियाँ को अभिभावक लोग पढ़ने के लिए जो व्यवस्था चाहते हैं वो सब का प्रावधान किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और उनको अच्छे ढंग से ट्रेनिंग, कुछ कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए अलग से भी व्यवस्था की गई है, जो अलग से टीचर उनको पढ़ा सकते हैं उनको। चलिए, तो नई शिक्षा नीति में तमाम वो उन पहलुओं पर ध्यान दिया गया है जिससे हमारे जो छात्र हैं वो वैश्विक स्तर की बराबरी कर सके, वो मजबूत हो सके, और उसके साथ साथ जो है उनका जो एजुकेशन है वो सिर्फ सामाजिक दायरों को लेकर मजबूत हो सके। आप तीनों हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और ख़ास तौर पर हमारे दर्शकों को कई अनमोल बातें बताई नई शिक्षा नीति को लेकर। आप तीनों का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और सारे दर्शक को भी।
जो तो सब मिलके बिहार की शिक्षा व्यवस्था को, देश की शिक्षा व्यवस्था को चलिए, तो बदले। नई शिक्षा नीति कहीं न कहीं उन सारे पहलुओं को केंद्रित करती है जिससे हमारे जो छात्र हैं, छात्रा हैं, उनकी प्रतिभा और मजबूत हो सके। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि नई शिक्षा नीति को लेकर हम भी जागरूक हों, हमारा समाज जागरूक हो और जो शिक्षक हैं वह सभी मिलकर एक साथ नई शिक्षा नीति को ज़मीन पर उतारने की कोशिश करें। आज के सरोकार में बस इतना ही। फिर अगले सप्ताह मिलेंगे किसी खास विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।